रेगुलेशन 3, 4, 5 अच्छे से रिवाइज कर लिया. अब स्टार्ट करेंगे क्या, डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट. डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या, हेडिंग देखो क्या लिखा है, इनिशियल डिस्क्लोजर. अब हेडिंग से तुम्हें ये है ना कंटेंट समझ में आता है. क्या लिखा है, कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर. फिर क्या लिखा है, डिस्क्लोजर बाय द अदर कनेक्टेड पर्सन. इन्होंने यहाँ पे ये शॉर्ट में बताने का ट्राई किया, ठीक है. फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से इलेबोरेट करेंगे, डिटेल करेंगे. इनिशियल रेगुलेशन, कंटिन्यूस रेगुलेशन, ठीक है, डिस्क्लोजर, सॉरी, ठीक है. नेक्स्ट नीचे आओ, फिर से बताने का ट्राई किया. मतलब एक ही चीज को उन्होंने 3 बार बताई है. जैसे आपने रेगुलेशन 3, 4, 5 देखा था, पहले एकदम शॉर्ट में अच्छे प्रेजेंटेशन, फिर डिटेल में बता रहे, तो यहाँ पे भी उन्होंने ऐसे किया. हम यही वाला पढ़ेंगे, टेबल प्रेजेंटेशन. ऊपर की सारी बातें कवर हो जाएंगी जो उन्होंने शॉर्ट में बॉक्स बना के बताया, जो डिटेल में एक्सप्लेन किया, ये उन्होंने यहाँ पे टोटली कवर कर लिया. लेकिन बस प्रेजेंटेशन क्या है, टेबल, ठीक है. डिस्क्लोजर, हु व्हाट व्हेन, ये किस डिस्क्लोजर्स की बात करें, प्लीज ये हेडिंग लिखो, क्योंकि अगर ये हेडिंग नहीं लिखोगे तो आपको समझ ही नहीं आए. यहाँ पे डिस्क्लोजर की बात की जा रही है, लेकिन कौन से डिस्क्लोजर की, होल्डिंग देयर सिक्योरिटी टू अ कंपनी, ठीक है. यहाँ हम लिस्ट पढ़ेंगे, हम यहाँ पढ़ेंगे प्रमोटर या फिर मेंबर ऑफ प्रोमोटर ग्रुप. हम यहाँ पढ़ेंगे डायरेक्टर, की मैनेजर पर्सन पढ़ेंगे, ठीक है. डेजिग्नेटेड पर्सन पढ़ेंगे, अदर कनेक्टेड पर्सन पढ़ेंगे, कंपनी पढ़ेंगे. यहाँ हम जिस किसी के भी बारे में पढ़ रहे हैं वो अपना खुद का डिस्क्लोजर दे रहा है. क्या डिस्क्लोजर दे रहा है, प्रमोटर डिस्क्लोजर दे रहा है कि मेरे पास कंपनी की कितनी शेयर्स सिक्योरिटी मैंने होल्ड करके रखी है, ठीक है. तो चलो, कौन डिस्क्लोजर देगा, क्या सॉरी व्हाट, क्या डिस्क्लोजर देगा, तो इनिशियल डिस्क्लोजर दे रहा है, और कब दे रहा है, ठीक है. तो इनिशियल डिस्क्लोजर में वो क्या बताएंगे कि आपकी सिक्योरिटीज की होल्डिंग क्या है. तो चलो आ जाओ, स्टार्ट करें. सबसे पहला प्रमोटर डिस्क्लोजर देगा, और दूसरा क्या लिखा है, प्रमोटर ग्रुप. थोड़ा कंसेप्ट को समझे, अगर कोई इंसान है तो वह प्रमोटर हो गई, ठीक है. लेकिन जरूरी थोड़ा ना इंसान हो, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, ठीक है. तो अगर कोई प्रमोटर कंपनी है तो प्रमोटर कंपनी है तो उसका मेंबर, ठीक. चलो, तो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का मेंबर इनिशियल डिस्क्लोजर देगा. इनिशियल मतलब शुरुआती, फर्स्ट टाइम, स्टार्टिंग में, ठीक है. कब देगा, 7 दिन के अंदर. 7 दिन कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ देयर अपॉइंटमेंट, जब प्रमोटर अपॉइंट होता है वहां से, या फिर बिकमिंग अ प्रमोटर या फिर मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप विद इन 7 days. मैं अभी प्रमोटर अपॉइंट होती हूँ, तो जब भी मैं अपॉइंट होंगी तुरंत मैं एक इनिशियल डिस्क्लोजर दूंगी. 7 दिन के अंदर अंदर, जब भी अपॉइंट हुई वहां से 7 दिन के अंदर बताऊंगी कि मेरे पास इस कंपनी की, जिस कंपनी में मैं अपॉइंट हुई, इस कंपनी की शेयर होल्डिंग कितनी है. क्या पहला पॉइंट समझ में आया, ठीक है. तो किस चीज के डिस्क्लोजर्स की बात हो रही है, अपने शेयर होल्डिंग बताने की, कि भैया इस प्रमोटर का, आप प्रमोटर हो, ठीक है, आपकी अभी कितनी शेयर होल्डिंग है आप बताइए, ठीक है. नेक्स्ट कंटिन्यूअल लिखा है, मतलब कंटिन्यूस की बात हो रही है. अब आपको हमेशा ही डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, द नंबर ऑफ द सच सिक्योरिटी एक्वायर्ड या फिर डिस्पोज. दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है. एक बार लिखा है एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब क्या होता है, खरीदना. दूसरा क्या लिखा है, डिस्पोज, डिस्पोज करना मतलब क्या है, बेचना. इसका मतलब चाहे खरीदो चाहे बेचो, दोनों की बात हो रही है. मेंबर ऑफ सच सिक्योरिटी या तो परचेज करो या तो सेल करो विद इन 2 trading days ऑफ सच ट्रांजेक्शन. कौन से ट्रांजैक्शन की बात करें, उन्होंने जहां बोला सच ट्रांजैक्शन, अब वो इस ट्रांजैक्शन की बात करें. आ जाओ, क्या, इफ द वैल्यू, अगर प्रमोटर तुम या प्रमोटर ग्रुप का मेंबर ट्रांजैक्शन कर रहा है कितने तक का, 10 लाख तक के सिक्योरिटीज को खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे. इफ द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ट्रेडेड वेदर इन वन ट्रांजेक्शन, हो सकता है एक बार का ट्रांजेक्शन है, 1 लाख का आपने एक बार में, सॉरी 10 लाख की सिक्योरिटी एक बार में खरीदी, या फिर हो सकता है एक बार में नहीं खरीदी आपने, ठीक है. सीरीज ऑफ द ट्रांजेक्शन ओवर एनी कैलेंडर क्वार्टर. यहाँ पे क्वार्टर की बात हो रही है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 क्वार्टर में आपने पूरी सीरीज, मतलब आपने पहले 4 लाख खरीदा, फिर 5 लाख खरीदा, तो आपका मिलकर 10 लाख हो रहा है. या तो सिंगल एक बार में खरीदा, या तो सीरीज मिलाकर, ठीक है. या फिर एग्रीगेट टू दी ट्रेड वैल्यू, कितना, एक्सेस 10 लाख से ज्यादा. सच अदर वैल्यू एज में बी, अभी तो 10 लाख प्रिस्क्राइब करके रखा, लेकिन हो सकता है प्रिस्क्राइब कुछ और कर दे. तो कुल मिलाकर हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि प्रमोटर तुम्हें डिस्क्लोज करना पड़ेगा. जिस दिन इस कंपनी में मैं प्रमोटर अपॉइंट होती हूँ, मुझे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा जिस दिन अपॉइंट हुई वहां से 7 दिन के अंदर कि मेरी अभी कितनी शेयर होल्डिंग है इस कंपनी में. फिर अगर मैं 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करती हूँ, आइदर
परचेस करती हूँ और सेल करती हूँ, कुछ भी अगर इसमें से सिचुएशन आती है तो हाँ, मुझे वो कब बताना है, कितने दिन के अंदर बताना है, 2 दिन के अंदर। जिस दिन ट्रेडिंग करी वहां से 2 दिन के अंदर मुझे अब बताना पड़ेगा, ठीक है, जब भी वो इवेंट आएगा, जब भी वो सिचुएशन आएगा। क्या ये इनिशियल और कंटिन्यूस डिस्क्लोजर समझ में आया इन केस ऑफ प्रमोटर? अगर प्रमोटर को आपका समझ में आ गया तो बाकी सारी चीजें सेम है। अब मैं डायरेक्टर की बात कर रही हूँ, किसे अपॉइंट किया, डायरेक्टर को अपॉइंट किया। जिस दिन डायरेक्टर को अपॉइंट किया, इनिशियल डिस्क्लोजर डायरेक्टर तुमको भी देना पड़ेगा। क्या इस कंपनी के शेयर्स है आपके पास, बताइए, कब बताएंगे, जब भी अपॉइंटमेंट हुआ, 7 दिन के अंदर। चलो, कंटिन्यूस डिस्क्लोजर आपको भी देना पड़ेगा, कब देना पड़ेगा, सेम कॉपी पेस्ट। 10 लाख से ज्यादा का अगर आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, वही कैलेंडर में या फिर एक बार में या एग्रीगेट, ठीक है, तो आपको विद इन टू ट्रेडिंग डेज के अंदर आपको बताना पड़ेगा उस ट्रांजेक्शन, जब भी वो ट्रांजेक्शन है, विद इन 2 ट्रेडिंग डेज। कहां से, वो ट्रांजेक्शन, आज वो मैंने 10 लाख का ट्रांजेक्शन किया, तो ट्रेडिंग डेज मतलब जब तक ट्रेडिंग होती है, जैसे सैटरडे संडे ट्रेडिंग नहीं हो रही तो मैंने काउंट नहीं करना है, ठीक है, तो ट्रेडिंग डेज की बात हो रही है, ठीक। तो अगर मैंने फ्राइडे को खरीदा तो मेरी ट्रेडिंग डेज चालू कब से होगी, मंडे और ट्यूसडे, ठीक है, तो मंडे और ट्यूसडे वो मेरे ट्रेडिंग डेज हो जाएंगे। तो 2 ट्रेडिंग डेज के अंदर आपको इन्फॉर्म करना है, डिस्क्लोजर देना है कि हाँ, इस कंपनी की इतनी शेयर होल्डिंग हो गई है मेरी। 10 लाख से ज्यादा, जैसे मैंने क्या खरीदा, 11 लाख खरीदा, आज फ्राइडे था, मैंने 11 लाख खरीदा, डन। मुझे तुरंत 2 दिन के अंदर बताना है। मैंने 2 लाख खरीदा, बताने की जरूरत है नहीं। 3 लाख खरीदा, नहीं। 4 लाख खरीदा, नहीं। जिस दिन मेरा 10 लाख क्रॉस हो जाएगा वहां से, तो ये उन्होंने कहा कैलेंडर में अगर सीरीज चल रही है तो जिस दिन आपका 10 लाख वाली जो लिमिट है उसे क्रॉस करोगे, हाँ, एक्सेस बोला है, 10 लाख नहीं होगा तो 10 लाख और 1 रुपी उसके ऊपर, है ना, इसलिए 10.5 लाख हो जाए, 11 लाख हो जाए, ठीक है। चलो, क्लैरिटी है। तो अगर कैलेंडर की बात हो रही है, क्वार्टर की बात हो रही है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च की बात हो रही है, ठीक है, हो सकता है आपने यहाँ पे 5 लाख खरीदा, क्या अभी बताने की जरूरत है, नहीं। यहाँ पे अभी आपने 2 लाख खरीदा, क्या आपको अभी बताने की जरूरत है, नहीं। आपने यहाँ पे 6 लाख खरीदा, अब बताने की जरूरत है, क्योंकि मिलाकर कितना हो गया आपका, 10 लाख से एक्सेस हो गया है। डन। चलो, प्रमोटर का समझ में आ गया, डायरेक्टर का तो सेम ही है, ठीक है। चलो, की मैनेजर पर्सन डिक्टो सेम। नेक्स्ट, डेजिग्नेटेड पर्सन सेम। कंटिन्यूस डिस्क्लोजर, चलो, द नंबर ऑफ द सिक्योरिटी एक्वायर्ड डिस्पोज विद इन 2 डेज, बिल्कुल सेम। क्लियर है? किस किस का सेम है? इनिशियल इसमें नहीं है, ठीक है। प्रमोटर का, डायरेक्टर का, केएमपी का, और डेजिग्नेटेड में बोला तुम इनिशियल नहीं, क्योंकि डेजिग्नेटेड में क्या है कि आप हो सकते हो कि नॉर्मल कभी डायरेक्टर अपॉइंट हुए तो आपने वैसे ही बता दिया था, तो डेजिग्नेशन मतलब आपको एक पोजीशन दी गई, ठीक है। चलो, यहां तक क्लियर है। अब मैं आ रही हूँ, किस में आ रही हूँ, अदर कनेक्टेड पर्सन, अदर कनेक्टेड पर्सन, ठीक है। अब कनेक्टेड पर्सन आप जानते हो, तो जितने भी ऊपर कवर नहीं हो रहे, जितने भी अदर कनेक्टेड पर्सन है, अदर कनेक्टेड पर्सन, ठीक है। तो चलो मुझे बताओ, कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन याद आ रही है? कौन कौन आता था कनेक्टेड पर्सन में, जो पिछले 6 महीने से, है ना, कहीं से कोई ना कोई कांटेक्ट था, या ऑफिस लोग वाले लोगों से बात चलती रहती है, या फिर डायरेक्टर, प्रमोटर, एम्प्लॉय, ये सब था। अरे ना, वो 3 बातें। सबसे लास्ट वाला डायरेक्टर, एम्प्लॉय, ये सब था। बीच वाला पॉइंट क्या बोलता था, फ्रिक्वेंटली कम्युनिकेट, बात करता रहता है। और फर्स्ट, पिछले 6 महीने में ही के अंदर अंदर ही उसने अभी छोड़ा है, ठीक है। चलो, इन्होंने बोला एनी कंपनी whose security are listed on the stock exchange may at its discretion required any other connected person or class of connected person to make the disclosure। जितने भी अदर जो भी कनेक्टेड पर्सन है, सब के सब क्या देंगे, डिस्क्लोजर देंगे। किस चीज का डिस्क्लोजर देंगे, भैया तुमने कितनी सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है। ऊपर हमने इन लोगों की तो बात कर ली कि भैया आपको तो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला कि भैया डिस्क्रिएशन है, किसकी डिस्क्रिएशन है, कंपनीज की, ठीक है। एनी कंपनी सिक्योरिटी लिस्टेड अपनी मर्जी से बोल सकते हैं कि भैया आपको, जो भी हमारे अदर कनेक्टेड पर्सन है, तुमको भी बताना पड़ेगा कि हमारी कंपनी में आपने कितने शेयर्स होल्ड करके रखे हैं। इन सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी सच फॉर्म एट सच फ्रीक्वेंसी एज मे बी डिटरमाइंड बाय द कंपनी इन ऑर्डर टू मॉनिटर द कंप्लायंसेस। कुछ बताया क्या? नहीं, बस क्या बोला, कंपनी आपकी मर्जी, अदर कनेक्टेड पर्सन को भी आप डिस्क्लोजर देने वाली बात कहोगे। डिस्क्लोजर किस रिगार्ड में, कि भैया आपकी कितनी शेयर होल्डिंग है हमारी कंपनी में, दैट्स इट। क्लियर? चलो, छोटा सा लिखा है उन्होंने कंपनी। हम किसको अभी ये सारी इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं? कंपनी को। मैं प्रमोटर इस कंपनी में अपॉइंट होती हूँ तो तुरंत बताऊंगी इस कंपनी में मेरी शेयर होल्डिंग 10% की है ऑलरेडी,
फिर जब भी कभी ऐसा हुआ 10 लाख वाले ट्रांजेक्शन, तो ये इन्फॉर्म करते जाना है, मतलब मुझे अपनी बार बार अपनी टोटल शेयर होल्डिंग बताते रहना है। चलो, मैंने कंपनी को बताया, अब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी आप भी बता दो तुरंत, किसको बता दो, स्टॉक एक्सचेंज को बता दो, कितने दिन के अंदर बता दो, 2 trading days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द डिस्क्लोजर। जब मैंने कंपनी को बताया, फिर कंपनी ने किसको बताया, एक्सचेंज को बताया। तो बस ये कंप्लीट प्रोसेस है। तो जो कुछ भी अभी हमने पढ़ा, ठीक है, हमने शुरुआत कहाँ से करी, हमने यहाँ से शुरुआत करी, ये इनिशियल कंटिन्यू, ये इन्होंने शॉर्ट में बताया, सेम बात है वही लिखी है, वही 7 दिन, वही 2 दिन, क्या ये बात समझ आ रही है। फिर से इन्होंने यहाँ पर इतनी डिटेल में बताया है, मैंने डायरेक्ट आपको टेबल बताया, वो सारी बातें ऑलरेडी कवर्ड। क्लियर है, पक्का, आप भी टेबल से ही डायरेक्ट पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, हेडिंग क्या लिखा है। क्या हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इन्फॉर्मेंट की, इन्फॉर्मेंट था क्या डेफिनेशन में, जाओ देखो, जाओ देखो और मुझे बताओ डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, कौन था ये इन्फॉर्मेंट भाई। जो वॉलंटरी क्या करता है, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, याद आ रहा है, पक्का। चलो अब आ जाओ समझेंगे, इन्फॉर्मेंट इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड्स। कहा नहीं, हम अच्छे से बताएंगे। इस चैप्टर में इंस्टीट्यूट ने बहुत ट्राई किया है कि हम पहले अच्छे प्रेजेंटेशन में बताएंगे, फिर थोड़ा सा डिटेल करेंगे लाइव। इस चैप्टर में रिपीटेशन बहुत है, ठीक है, तो सेम वही पहले यहाँ पे उन्होंने प्रोसेस बताई है, ये सेम जो कुछ भी बताया है ये इन्होंने फिर से नीचे बता दिया है इतने में, ठीक है। तो यस, 2 2 बार बताया इन्होंने, लेकिन मैं तुम्हें थोड़े से अच्छे प्रेजेंटेशन में बता रही हूँ, थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर रही हूँ चीजों को, ताकि क्लैरिटी आए आपको लिखने में, ठीक है। चलो तो आज स्टार्ट करेंगे। इन्फॉर्मेंट कौन होता है, यहाँ पे क्या कर रहा है, चीजें कैसी चल रही है, प्रोसेस क्या होती है, ये सारी चीजें डिटेल में समझेंगे। चलो आओ, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हेडिंग से, हेडिंग से काम समझेंगे। इन्फॉर्मेंट मतलब एक पर्सन की बात हो रही है, वो पर्सन जिसके पास इंफॉर्मेशन है, तभी तो इन्फॉर्मेंट बोला। चलो, इंसेंटिव रिवॉर्ड्स, एक काम करते हैं, वेरी गुड, एक काम करते, इंफॉर्मेशन दे देते, है ना, चुगली कर देते, एक काम करते, किसकी चुगली कर देते, किसी और की चुगली कर देते, या फिर अपने ही बारे में बता देते, तो अपने आप को सरेंडर कर देते, है ना। अपने आप को सरेंडर करना कि भैया ऐसा कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ है, क्यों अपने आप से सरेंडर कर रहे हो, क्या चाहते हो आप, हैवी पेनल्टी से बचना, वेरी गुड। यहाँ पे उन्हीं इंसेंटिव और रिवॉर्ड्स की बात हो रही है। अगर मैंने कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करी है, मुझे लग रहा है कि भैया केस बैठेगा, लंबा फंसूंगी, खुद से जाकर बता देती हूँ, तो खुद से जाकर बता देती तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन हो सकता है मैं इन्वॉल्व ना हूं, मेरा कोई दोस्त इन्वॉल्व है ना, तो चुगली कर देते हैं अपन उसकी, ठीक है, बात मान नहीं रहा था, बहुत बोला गलत रास्ते में, मत जा मत जा, तो अभी स्टार्टिंग में उसको फंसा देते क्योंकि लंबी पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। चल, पर्सन इन्फॉर्मेंट कैन गिव इनसाइड ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन। ये इनसाइडर ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, इन्फॉर्मेंट दे रहा है, जिसके पास ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। किसको दे रहा है, सेबी को दे रहा है। क्यों दे रहा है, ताकि उसे रिवॉर्ड मिल सके, ऐसे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, अगर आप खुद गलत हो तो आपकी पेनल्टी थोड़ी कम हो जाएगी, खत्म नहीं होगी, थोड़ी सी कम की जाएगी, क्योंकि गलत काम तो किया है। ऐसे तो बहुत अच्छा है ना, किसी को मार दो और बता दो यार हमने मारा है, तो क्या उसको पनिशमेंट नहीं मिलती, क्या मिलती है, थोड़ी कम मिलती है कि भाई तुमने पुलिस का काम थोड़ा कम किया, है ना। पुलिस पूछताछ करती, बट इतना टाइम वेस्ट करती बेचारी, टाइम लगता उन्हें। तो सेम यहाँ पर भी है, सभी इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाती, है ना, आइडेंटिफाई करती, इतने सारे हमने डेटा मेंटेन करके रखते, उन्हें चेक करती, तो आपने खुद से बता दिया, तो यस थोड़ी सी पेनल्टी आपकी कम होगी। इन्फॉर्मेंट में और मे नॉट बी इन्वॉल्व, हो सकता है इन्फॉर्मेंट इन्वॉल्व हो और शायद ना हो, दोनों सिचुएशन इन द इनसाइडर ट्रेडिंग, बट कैन स्टिल रिपोर्ट टू सेबी एंड मे रिसीव द रिवॉर्ड सब्जेक्ट टू कंडीशंस। यस, उनको रिवॉर्ड जरूर मिलेंगे, इंसेंटिव्स उनको, मतलब उनको एनकरेज किया जाएगा, ताकि आगे भी लोग खुद से बताए कि भाई हाँ हमसे गलती हो गई है, हम अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन प्लीज आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। चलिए, क्या प्रोसेस होती है, कैसे बताना है। सबसे पहले क्या होगा, सबमिट इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेंट है वो फाइल करेगा एक फॉर्म, फॉर्म का नाम देखो क्या लिखा है, वॉलंटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म, शॉर्टकट में बस VIDF बोल दिया। किसको सबमिट करेगा, सेबी। तो मैं इन्फॉर्मेंट, मैं सेबी को एक फॉर्म सबमिट करूंगी, उसमें सारी इंफॉर्मेशन दूंगी, ठीक है। फॉर्म का नाम है वॉलंटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म। फॉर्मेट, जो ये फॉर्म है एज पर दी शेड्यूल डी, पूरी उसमें डिटेलिंग दे रखी है कि भैया कैसे क्या वो फॉर्म होगा। कैन बी फाइल थ्रू, आप चाहो तो खुद से कर लो या फिर अपना एक लॉयर हायर कर लो भाई,
जो आपको लीगली रिप्रेजेंट करेगा, है ना, जो आपको बचा सकेगा। कुल मिलाकर आप खुद भी जाके दे सकते हो और अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी, ठीक है। वेरिफिकेशन, अब सेबी के पास ये फॉर्म तो आ चुका है। सेबी मे कॉल इन्फॉर्मेंट पर्सनली टू चेक आइडेंटिटी एंड द ट्रुथ। सेबी चाहे तो क्या कर सकती है, उसे खुद से पर्सनली भी बुला सकती है, भाई बता, आप थोड़ा डिटेल में बता कैसे किया, क्या हुआ, ठीक है। पूरी डिटेलिंग पूछेगी, वो सेबी की मर्जी, कॉन्फिडेंशियलिटी। सेबी ट्राई करेगा, इन्फॉर्मेंट कैन हाइड, क्या कर सकता है, अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर सकता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन। कुल मिलाकर यहाँ पे बस ये बोला गया कि भाई मैं अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करना चाहती, मैं सेबी को बोलूंगी। सेबी बोलेगा भाई तुमने इतना बड़ा कांड किया है, आपकी आइडेंटिटी तो डिस्क्लोज करनी पड़ जाएगी। मतलब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सेबी को कि प्लीज यार मुझे इस तरीके से मत डिस्क्लोज करो, मैं खुद से आ गया हूं ना, आ गया हूं तो प्लीज मुझे बचा लो। तो सेबी बोलेगा सिचुएशनल है, अगर लगता है कि हाँ आइडेंटिटी छुपाए बिना भी आप पे हो सकती है सारी चीजें तो वो करेगा, लेकिन इफ इन केस इतना बड़ा है कि छुपाया नहीं जा सकता, तो हाँ मेरी कुछ इंफॉर्मेशन को छुपाया जाएगा। इफ नॉट पॉसिबल, सेबी के लिए पॉसिबल नहीं है कि आइडेंटिटी को छुपाना, तो क्या किया जाता है, कुछ सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें फिर पूरा डिस्क्लोजर नहीं दिया जाता है। आप लोग भी देखते रहते हो बच्चों, न्यूज चैनल इन सब में, है ना, पूरी कंप्लीट बातें, या फिर कभी कभार नाम पूरा बताया नहीं जाता है, जो भी विटनेस होता है, जो भी गवाही दे रहा होता है, उसका थोड़ा सा दूसरा नाम होता है। इवन न्यूज़पेपर में भी ऐसे होते हैं, एक्चुअल नेम नहीं दिए जाते, उर्फ करके बोल दिया जाता है, ये होता है वो होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि फिर वो सेंसिटिव है, जैसे फेस छुपा दिया जाता है कुल मिलाकर। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि भैया इन्फॉर्मेंट की इन्फॉर्मेशन ना दो, है ना, लेकिन अगर कुछ सेंसिटिव है, हो सकता है आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी, लेकिन हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को छुपा देंगे। तो बस यहाँ पे यही बताया है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अबाउट, यहाँ क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग की बात हो रही है तो इनसाइडर ट्रेडिंग से ही रिलेटेड होनी चाहिए। सेबी कीप द आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल, इन्फॉर्मेंट में गेट इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब नहीं कि पैसे दे देंगे, वाह क्या खबर सुनाई तुमने, ऐसा नहीं होगा, आपकी जो सजा है वो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। चलो क्लैरिटी है, याद रहेगा। यहाँ पे उन्होंने लिखा है ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन फॉर्म, शेड्यूल, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इन्होंने हाईलाइट भी कर रखा है, ठीक है। ये समझ में आ गया, एक्सपंज द इन्फॉर्मेशन मतलब समझ में आ गया। हम आइडेंटिटी को ट्राई करेंगे छुपाने का, इफ नॉट पॉसिबल तो हम बस क्या करेंगे, थोड़ी सी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को हटा देंगे। यहाँ पे सेम इन्होंने रिपीटेशन किया है, सेम बातें और अच्छे से हाईलाइट करने का भी ट्राई किया। डन, चलो अब आ जाओ हेडिंग, रेगुलेशन नंबर 8 और 9, ठीक। बताओ हेडिंग क्या लिखा है जरा। इन्होंने कहा कि अब हम कोड्स पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कोड्स, बताओ। रूल्स मैनर्स, ठीक है। अब जहां रूल्स मैनर्स आते हैं तो दीदी लंबी चौड़ी प्रोसेस चालू हो जाती है। कोड्स को इन्होंने कहा है कि हमने प्रिस्क्राइब करके रखा है, कहां प्रिस्क्राइब कर रखा है, कैसे प्रिस्क्राइब रखा है, आ जाओ। दो तरीके के कोड पढ़ेंगे। पहला कोड, पहला रूल, फेयर डिस्क्लोजर। अभी हम रूल्स रेगुलेशंस पढ़ेंगे फेयर डिस्क्लोजर के, फिर हम कोड्स पढ़ेंगे, कोड्स ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर और कोड ऑफ कंडक्ट, यहाँ अब कुछ भी कंसेप्ट बेस्ड नहीं है, सारी कंसेप्ट बेस्ड चीज आप पढ़ चुके हो। अब लंबी चौड़ी क्या आ जाएंगी, प्रोसेस, जिसमें हमारा दिमाग तो क्या होता है, खराब हो जाता है। क्या एग्जाम में बंद हो जाता है, खराब नहीं होता है, हैंग नहीं होता, बंद हो जाए, टोटल शटडाउन हो जाता है ना। खराब हो रहा है कि ऐसे ऐसे ब्लिंक हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं, सीधा बंद, है ना। चलो, तो यहाँ उन्होंने कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर दे रखा है, कोड ऑफ कंडक्ट। पहले इन्होंने कहा कि चलो हम प्रिंसिपल बताएंगे कि फेयर डिस्क्लोजर के प्रिंसिपल क्या होते हैं, लेकिन नाम से काम समझो, फेयर तरीके से डिस्क्लोज करना है, मतलब सारी बातें बतानी पड़ेंगी। तो तुमसे बिल्कुल सिद्धांतों की यहाँ पे बातें की जाएंगी, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बताए जाएंगे, चलो आपको ना डिस्क्लोजर एकदम फेयर तरीके से देना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, उसके रूल्स रेगुलेशंस बताए, एकदम जनरल बातें। नेक्स्ट क्या देख रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे आपको पूरी की पूरी चीजों को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। फिर ये लंबी चौड़ी बताएंगे। फिर क्या बताएंगे, मिनिमम स्टैंडर्ड्स, जब कोड ऑफ कंडक्ट होगा उसका एक मिनिमम स्टैंडर्ड तो आपको फॉलो करना ही करना है। अब देखो कितने पॉइंट्स बता रहे, हा ओह 20 पॉइंट। फिर उन्होंने बोला कि भाई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए क्या मैकेनिज्म, क्या सिस्टम आपको फॉलो करना है, ठीक है। रेगुलेशन नंबर 9 का ए। चलो फिर उन्होंने यहाँ पे बताना, चले यहाँ रुक जाते,
ठीक है, ये सब था जो मैंने अभी आपको हेडिंग बताया। क्या? कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर, कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, ये पहले दो हेडिंग। कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर के नीचे उन्होंने प्रिंसिपल्स बताया और कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर को बताया। फिर यहाँ पे उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बताया और क्या बताया, मिनिमम स्टैंडर्ड्स बताया। फिर बीच में अभी हमने देखा कि इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए क्या क्या सिस्टम्स होते हैं। क्या दीदी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं? हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है? ये इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना है तो क्या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें स्पेसिफिक एक पॉइंट की बाल की खाल नहीं निकाली जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो भाई आपको ये सारी बात बतानी पड़ेगी, बिल्कुल बतानी पड़ेगी। चलो, इसके ऊपर एक और हेडिंग पड़ी थी 20 पॉइंट की। हेडिंग क्या है? क्या मिनिमम स्टैंडर्ड्स होते हैं, पूछ लिया जाता है। क्या मिनिमम स्टैंडर्ड से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, चलो तो अब वापस आओ। कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर के प्रिंसिपल्स, फिर कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर पढ़ेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ेंगे, फिर मिनिमम स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, और इसके अंदर एक और हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मैंने आपके लिए थोड़ा आसान कर दिया है। पहले कोड ऑफ कंडक्ट समझो। जिनके पास क्या है, उनको उनके ट्रेडिंग को कंट्रोल करना इस कोड ऑफ कंडक्ट। पहला बताया मैंने कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर। अभी डिस्क्लोजर्स तो पढ़कर आए, फेयर तरीके से डिस्क्लोजर्स आपको देना पड़ेगा। दूसरा कोड क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट। यहां पे बोल रहे भैया मेरे पास इंफॉर्मेशन है और मैं ट्रेडिंग करना चाहती हूँ, तो ट्रेडिंग करने से रोका कैसे जाएगा, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट बताता है। तो अब इसकी पूरी जो डिटेलिंग पढ़ानी है तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके लिए मेहनत कर ली है। ठीक है, जो इतनी सारी बातें मैंने दिखाई तुम्हें और पहले तुम्हें डराया, डर गए क्या? डर गए? चलो, नहीं डरे, गुड। तो थोड़ा सा आपके लिए बस आसान करूंगी कि आपको बार बार ऐसे फोटो क्लिक कर कर, है ना, ऐसे आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको दे दूंगी, लेकिन बस अभी समझ लेना, है ना, कहानी की तरह सुन जरूर लेना, इतना तो कर सकते हो ना। और कहानी ही लगेगी, क्यों? क्योंकि फेयर तरीके से डिस्क्लोजर देना, कहानियां ही सुनाने वाली हूं मैं। ठीक है, चलो आ जाओ, स्टार्ट करें। सबसे पहले हेडिंग, इसकी कहानी सुनेंगे, है ना। तो स्टोरी का टाइटल क्या है? प्रिंसिपल। किस चीज के प्रिंसिपल? फेयर डिस्क्लोजर। वैसे आपकी बुक ने भी मेहनत कर रखी है, बुक ने भी बोल रखा है, सब में ऐसा हाईलाइट तो कर रखा है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है बताओ? प्रॉम्प्ट पब्लिक डिस्क्लोजर, मतलब जितनी जल्दी हो सके डिस्क्लोजर दे दो। क्यों? क्योंकि जितना समय लगाओगे डिस्क्लोजर देने में, उतने चांसेस क्या है, बीच में इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी, और इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी और लोग क्या कर लेंगे, ट्रेडिंग कर लेंगे। तो भैया जल्दी से जल्दी डिस्क्लोजर दो। दूसरी हेडिंग क्या लिखा है? यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल डिसेमिनेशन, स्प्रेड करना। एक के पास इंफॉर्मेशन है तो फायदा उठा सकता है, तो इक्वल नहीं है ना कि सबके पास नहीं है। जितनी जल्दी हो सके एक जैसी इंफॉर्मेशन सबको दो। अभी दो चार के पास है वो फायदा उठा सकते हैं, ठीक है, दो चार, खड़ा रहना लाइक, दो चार के पास है वो फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो सबको इंफॉर्मेशन देनी है और एक जैसी इंफॉर्मेशन देनी है। चीफ इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर, एक ऑफिसर अपॉइंट किया है, सीनियर ऑफिसर, नाम क्या है? चीफ इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर। तो देखो तुम्हारी बुक ने भी मेहनत कर रखी है, टोटल कितने पॉइंट दे रखे हैं? 8, ठीक है। बस मैंने आपको क्रिस्प तरीके से दे दिया है, मैं दे दूंगी, खुद से कर, फोटो लेने तो आप ले सकते हो, अग्री, लेकिन हाँ सारी चीजें भी मिल जाएंगी, ठीक है। हाँ, अब क्यों मेहनत करें, ठीक है। चलो, तो प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल क्या है बताओ भाई, क्या लिखा है? शुड बी शेयर क्विकली। एक बार कंफर्म हो गया ना, तुरंत शेयर कर दो आप खुद ही पब्लिक को, इससे पहले इन्फॉर्मेशन बीच में लीक हो जाए। नेक्स्ट क्या लिखा है? इक्वल शेयरिंग, इन्फॉर्मेशन मस्ट बी गिवन टू एवरीवन इक्वली, ठीक है। सेलेक्टिव डिस्क्लोजर्स नहीं देना है, सारी इन्फॉर्मेशन देना है, सबको देना है, डन। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? अपॉइंट करना है, किसको अपॉइंट करना है? अपॉइंट करो चीफ इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर, ताकि वो सारे के सारे डिस्क्लोजर्स को हैंडल कर सके, कि भैया तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से डिस्क्लोजर्स हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा है? करेक्ट करना है मिस्टेक्स को, इफ रॉन्ग या फिर कोई पार्शियल इंफॉर्मेशन शेयर हो गई है तो भाई इसको तुरंत ठीक करो, ऑफिसर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? फेयर रिप्लाईज, गिव प्रॉपर आंसर। देखो कभी कभार ना ऐसे रूमर्स फैल जाती है कि भैया अंबानी हॉस्पिटल में चला गया है, आईसीयू में है ना, तो उनसे ही पूछ लो डायरेक्ट
कि भैया कुछ ऐसा है तो बता दो, मार्केट में खबरें आ रही हैं और प्राइस बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट हो रहे हैं, ठीक है। चलो, तो कोई भी रूमर्स है, क्वेरीज है, तो प्लीज भाई कंफर्म करो कि भाई इस बात में कितनी सच्चाई और कितनी सच्चाई नहीं। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, नो यूपीएससी क्या लिखा है, टू एनालिस्ट के पास से इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो तो मस्त एनालिसिस करके भाई अपनी इन्फॉर्मेशन दे देगा, और फिर आगे तो आप जानते ही हो क्या होगा। इंश्योर जो भी एनालिसिस है, जो भी रिसर्च पर्सन है, इनके पास से इन्फॉर्मेशन ना आए। नेक्स्ट क्या करना है, मेंटेन करना है रिकॉर्ड्स, कीप द रिकॉर्ड्स एंड ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द मीटिंग, मीटिंग के पूरे रिकॉर्ड्स अच्छे से मेंटेन करके रखना है और किसी और को डिस्क्लोज ना हो, क्योंकि मीटिंग में तो सारी बातें 6 वाला बता रही, ठीक है, पहले ये बता देती हूँ। मीटिंग में जितनी भी बातें हुई हैं उन्हें अपने रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है और किसी तक पहुंचे ना, इसका भी ख्याल रखना है। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, नीड टू नो बेसिस, उतना ही शेयर करना जितनी जरूरत हो। चलो 6 पॉइंट फिर से क्या लिखा है, ये इंफॉर्मेशन हमारी है, मीटिंग की है, ये इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। बाहर लीक से मतलब क्या है, जो भी एनालिसिस है, मतलब जो कंपनी को एनालाइज करते हैं, उनकी बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं, अगर उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, कंपनी का मर्जर होने वाला है, पहले अगर उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई, रिसर्च पर्सन को मिल गई, तो ये इन्फॉर्मेशन अब पब्लिकली फैल जाएगी। जबकि कंपनी खुद से जब देगी तब वो कंप्लीट देगी ना। अभी एक दो इन्फॉर्मेशन पहुंची और उसका भाई रायता ही फैल गया, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अब हमने 8 बातें पढ़ी, 8 बात में क्या बोला, जल्दी से जल्दी डिस्क्लोजर दो। दूसरा क्या पढ़ा बताओ, इक्वल इन्फॉर्मेशन, इक्वल शेयरिंग, मतलब सबको इन्फॉर्मेशन देना है। तीसरा क्या बोलता है, CIRO, ये भैया डिस्क्लोजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, अगर कुछ गलतियां होंगी तो उसे क्या करो, ठीक कर लो। अगर कुछ मार्केट में हमारी कंपनी को लेकर इन्फॉर्मेशन गलत जा रही है तो भैया उन रूमर्स को ठीक करो, है ना। तुमने देखा होगा ऑफिशियली लोग फिर अपनी तरफ से अपनी आईडी से, है ना, टैग करके लिखते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन एकदम गलत जा रही है, ठीक है। बीच में भी आपने देखा था, है ना, न्यूज चैनल वगैरह में गलत गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि भाई वहां बम फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर उनको बोला था भैया न्यूज चैनल वालों को, भैया अपनी न्यूज यहाँ से हटाओ, एकदम फेक न्यूज है, गलत न्यूज है, ठीक है। चलो फिर क्या बोला, फेयर रिप्लाईज, देन एनालिस्ट के पास यूपीएसआई नहीं जाना चाहिए, रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन कर कर रखना है, उतनी ही इंफॉर्मेशन दो जितनी रिक्वायर्ड है, उससे ज्यादा भी पूरा मत दो जब तक चीजें पब्लिकली ना हो जाए। डन। तो ये प्रिंसिपल्स है, तो प्रिंसिपल मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है बताओ, कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर, नाम से काम समझो। अभी हमने प्रिंसिपल समझे कि डिस्क्लोजर्स के क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है, किन बातों का ख्याल रखना है। अब हम पढ़ रहे हैं पूरा उसका कोड, रूल्स रेगुलेशन। अब देखो उन्होंने ये छोटे ही फॉर्म में बताया, लेकिन बस प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं। अच्छे प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो अच्छा प्रेजेंटेशन, कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर। पहला, लिस्टेड कंपनी मस्ट मेक रूल्स डिस्क्लोजर यूपीएसआई फेयरली एंड इक्वली। फेयर डिस्क्लोजर, उन्होंने कहा कि भैया फेयरली देना और इक्वली देना, सबको देना है। आ जाओ, सबसे पहले किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोर्ड, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मस्ट क्रिएट और पब्लिश कोड, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया सिस्टम बने रहे, ऐसे इंफॉर्मेशन कैसे किसी के पास चली जा रही है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुमको पॉलिसी बना के रखना पड़ेगा सही तरीके से। नेक्स्ट क्या लिखा है, पर्पस, क्यों बना रहे हैं, इक्वल एक्सेस इंफॉर्मेशन मिले सारे इन्वेस्टर्स को, अवॉइड करे, 2 लोग को मिल गया है ना, बाकी सबके पास है नहीं, हो तो सबके हो, नहीं तो भैया सिक्योर हो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोड बनाने की, क्यों बना रहे हैं ये समझ में आ गया, ताकि किसी एक को फायदा ना हो। रेगुलेशन 8 का 1 क्या बोलता है, कंपनी मस्ट फॉलो करेगा प्रिंसिपल, जो अभी हम प्रिंसिपल पढ़कर आ रहे हैं डिस्क्लोजर का, पब्लिश करेगा कोड, ये जो कोड है इसे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में पब्लिश करो कि भैया इस तरीके से हम फेयर डिस्क्लोजर देते हैं। रेगुलेशन 8 का 2 बोलता है एनी चेंज और अमेंडमेंट मस्ट बी इन्फॉर्म, अगर आपके कोड में आपके रूल्स आपके सिस्टम्स चेंज होते हैं तो प्लीज ये स्टॉक एक्सचेंज को तुरंत बताओ। लेस्टिमेट पर्पस पॉलिसी जरूर बना लेना। जनरल रूल, यूपीएसआई इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देनी है, एक्सेप्शन लेस्टिमेट पर्पस के लिए दे सकते। तो लेस्टिमेट पर्पस पॉलिसी क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल, ऑडिटर आया है, इंफॉर्मेशन दोगे, बैंकर आया है, लोन सैंक्शन करना चाहता है, आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहता है, तो आप उसको अपने प्लान्स बताओगे, तो इनको तो देना पड़ेगा। तो क्या क्या लेस्टिमेट पर्पस में आता है, क्या लीगल ऑब्लिगेशंस में आता है, तो प्लीज ये पॉलिसी भी बनाना पड़ेगा। कंपनी मस्ट डिफाइन यूपीएसआई कैन बी शेयर्ड लीगली, किस किस को दिया जा सकता है। तो ये अभी हमने क्या पढ़ा, कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर। लेकिन फेयर डिस्क्लोजर के रूल्स बनाना है कंपनी के डायरेक्टर, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम बनाओ। तुम कैसे बनाओगे, उन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखकर। समझ में आ गया। नेक्स्ट कोड क्या लिखा है आपकी बुक में, कोड ऑफ कंडक्ट। अब यहां उन्होंने लिखा है कोड ऑफ कंडक्ट, और कितना लंबा बिछाया है, ठीक है। चलो आओ,
बस शॉर्ट में है, ठीक है। देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। कहानी की तरह ही सुनना है और ट्राई करना है कि जो शॉर्ट नोट्स है बस उसको ही पढ़कर रिटेन करो, दैट्स इट, डन। चलो, कोड ऑफ कंडक्ट मीनिंग क्या बताया था मैंने? जिन किसी के पास भी यूपीएसआई इंफॉर्मेशन है उनकी ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बना है। क्या कोड ऑफ कंडक्ट समझ में आया? ठीक है, कि भैया ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे, इनके पास यूपीएसआई है। चलो, कंपनीज और इंटरमीडियरीज, कंपनीज और इंटरमीडिएट मस्ट मेक रूल्स टू कंट्रोल एंड मॉनिटर द ट्रेडिंग बाय द इनसाइडर। हम बस इनसाइडर को ट्रेडिंग करने से रोकना चाहते हैं जिसके पास यूपीएसआई है, उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है। हु मस्ट मेक इट, किसको बनाना है? लिस्टेड कंपनी को बनाना है, ठीक है। और किसको? इंटरमीडियरीज, बैंक, ऑडिटर, कंसल्टेंट, तुम सबको भी, एनी पर्सन हैंडलिंग, जिस किसी के पास भी यूपीएसआई है। नेक्स्ट, हु प्रिपेयर इट, कौन बनाएगा? कंपनी का सीईओ और एमडी प्रिपेयर करेगा। और जो भी उसने प्रिपेयर किया है एक बार सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल ले लो। हम पढ़ रहे हैं ये कोड ऑफ सीएस बनना है तो मॉड्यूल से तो पढ़ना ही पड़ेगा। सीएस दुनिया देता है तीनों लेवल फ्रॉम दी ओनली मॉड्यूल। कंडक्ट कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? कंपनी का सीईओ बना रहा है। ऊपर हमने क्या पढ़ा था? कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। फेयर तरीके से डिस्क्लोजर हो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमने एक ऑफिसर भी अपॉइंट कर रखा है, भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलकर उस ऑफिसर को सारा काम दे देंगे, ठीक है। यहां पढ़ रहे कोड ऑफ कंडक्ट, ये सीईओ बनाएगा और एमडी बनाएगा, डन, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल ले लेगा। क्यों बना रहे हैं? पर्पस क्या है? रेगुलेट करना चाहते हैं ट्रेडिंग को बाय द डेजिग्नेटेड पर्सन। बैठ जा गोल्डी। मॉनिटर रिपोर्ट देयर ट्रेड, हम चाहते हैं उनकी जो ट्रेडिंग्स है वो क्या हो? मॉनिटर हो। हम रोकना चाहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग को। व्हाट मस्ट बी इंक्लूड, क्या उसमें लिखना पड़ेगा? इन्होंने कहा शेड्यूल बी में दे रखा है कंपनीज के लिए और सी में दे रखा है इंटरमीडिएट्स के, तो दोनों की अपनी अपनी डिटेल्स है, उसमें ये सारी बातें लिख देना। डेजिग्नेटेड पर्सन में कौन आता है? आ जाओ। डेजिग्नेटेड पर्सन कौन है? कंपनी का वो एम्प्लॉय जिसके पास क्या है? एक्सेस है यूपीएससी का, एसआई का, ठीक है। प्रमोटर, इसके पास भी यूपीएसआई है। नेक्स्ट, सीईओ और कौन? टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट में कौन? दो लेवल नीचे है ना, डेजिग्नेशन होती है पोजीशन, दो पोजीशन नीचे। एम्प्लॉयज किसके? सब्सिडीज के एम्प्लॉयज भी, इन सबके पास इंफॉर्मेशन है। सपोर्ट स्टाफ, जैसे क्या हो गया? आईटी टीम होगी, सेक्रेटेरियल टीम हो गई, कुल मिलाकर वो सब डेजिग्नेटेड पर्सन है जिनके पास क्या है? यूपीएसआई इंफॉर्मेशन है। कंप्लाइंस ऑफिसर, कंपनी मस्ट अपॉइंट करेगा कंप्लाइंस ऑफिसर ही मॉनिटर। कुछ याद आ रहा है? स्टार्टिंग में सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी हमने कंप्लाइंस ऑफिसर और किसके काम पढ़े थे? भैया तुम्हारा काम है पॉलिसी प्रोसीजर बनाना और क्या करना? मॉनिटर करना। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पे 6 बातें पढ़ी। इन 6 बातों ने हमें क्या बताया? कोड ऑफ कंडक्ट। हम इनसाइडर ट्रेडिंग को बस रोकना चाहते हैं, जिस किसी के पास यूपीएसआई इंफॉर्मेशन है उसे ट्रेड नहीं करने देना है, यही लक्ष्य है कोड ऑफ कंडक्ट का, ठीक है। तो भैया कोड ऑफ कंडक्ट कौन बनाएगा? कंपनी, इंटरमीडिएट, सबको बनाना है। अपने सिस्टम्स बनाओ कि आइडेंटिफाई हो जाए कि भैया इनके पास इंफॉर्मेशन, ये ट्रेड कर तो नहीं रहे। दूसरा, कंपनी का कौन है वो पर्सन? सीईओ और एमडी। क्यों बना रहा है? क्यों बना रहा है? ट्रेडिंग करने से रोकना चाहता है इन डेजिग्नेटेड पर्संस को, ठीक है। डेजिग्नेटेड पर्सन समझ में आ गया, ठीक है। क्या क्या होगा इसमें कोड ऑफ कंडक्ट में? उन्होंने कहा कंपनी के लिए भी अलग होता है और इंटरमीडिएट्स के लिए भी अलग होता है जो शेड्यूल में गिवन है। डेजिग्नेटेड पर्सन ये सारे लोग होते हैं, इनके पास इंफॉर्मेशन है। कंप्लाइंस ऑफिसर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो, अब मैं अगर बाइफरगेट करूं तुम्हारे इस कंसेप्ट को, कोड हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस कोड प्रिस्क्राइब में 2 टाइप के कोड है। कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर, इसमें हमने पढ़ा प्रिंसिपल कि कैसे डिस्क्लोजर देना है, ठीक है। अब इस कोड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको पकड़ेगा? अपने अंदर एक ऑफिसर को उसने अपॉइंट कर रखा है, CIRO, ठीक है। ये कोड ऑफ कंडक्ट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई? सीईओ और एमडी, ठीक है। इसने किसको पकड़ के रखा है? कंप्लाइंस ऑफिसर। तुम देखो ना, तुमको मॉनिटर करने को बोला है कि भैया कुछ ट्रेडिंग हो रही कि नहीं हो रही। तो कुल मिलाकर एक अथॉरिटी है, एक अथॉरिटी, और इसके अंदर अकेला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर रहा है, उसने एक ऑफिसर को रखा है। अकेला सीईओ और एमडी नहीं कर रहा है, उन्होंने कंप्लाइंस ऑफिसर को बोला भैया तुम भी नजर रखो। क्या ये बात समझ में आ रही है? थोड़ा स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो रहा है दिमाग में, चल क्या रहा है? हाँ, सीआई मेन कौन है यहाँ पर बनाने वाले? मेन कौन है यहाँ पे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन इसके साथ एक ऑफिसर खड़ा है, वो है CIRO। यहाँ पे कौन है? सीईओ और एमडी।
इनके नीचे ऑफिसर कौन है, कंप्लायंस ऑफिसर, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। चलो अब हमने ये कंसेप्ट समझ लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग, अब इन्होंने एक फॉर्मेट बना के दिया है तुम्हें, कोड ऑफ कंडक्ट कौन करता है, क्या करता है, किस पे नजर रखनी है ये बताए, लेकिन क्या कोड ऑफ कंडक्ट एग्जैक्टली बताया। चलो ये है कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। शेड्यूल बी, शेड्यूल बी तो किसके लिए था, एक बी और एक क्या था, इंटरमीडिएट सी था। बी किसके लिए था, कंपनीज के लिए, और सी क्या था, इंटरमीडिएट। तो कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, उसने बोला भैया बी में दे रखा है, बी तो कंपनी में है, ठीक है। तो अब इसने पूरा कोड ऑफ कंडक्ट कंपनी का कैसे बनता है ये बता दिया, ठीक है। चलो अब यहां इन्होंने कितनी बातें बताई है, पॉइंट्स देखो कितने, 20 पॉइंट। मैंने इस 20 को एकदम क्रिस्प कर दिया शॉर्ट में, ठीक है। चलो अब मिनिमम स्टैंडर्ड पूछा जाता है, क्या पूरे 20 के 20 पॉइंट लिखने हैं, नहीं बच्चों 10 तो याद कर लेना, 10-15 कर लोगे याद, है ना, सिंपल है, सिंपल है, यही लिखा है, सिंपल सिंपल बात है। क्या लिखा है बताओ, कोड ऑफ कंडक्ट में भैया सबसे पहला काम क्या है, कंप्लायंस ऑफिसर, ताकि वो रिपोर्ट करेगा तुरंत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने काम किसको दे रखा है, ऑडिट कमेटी, फाइनेंस से रिलेटेड मैटर है भैया, ऑडिट कमेटी तुम्हें पता होना चाहिए एटलीस्ट, क्या बोला, साल में एक बार तो रिपोर्टिंग कर ही लेना कि भैया क्या चल रहा है। नेक्स्ट क्या लिखा है, अब बहुत जनरल बातें होने वाली है, ठीक है। यूपीएसआई हैंडलिंग, क्या लिखा है, फॉलो नीड टू नो बेसिस, क्या है इसका मतलब, अभी ऊपर भी पढ़ा, जितनी जरूरत हो उतनी ही इंफॉर्मेशन दो, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, नो शेयरिंग एक्सेप्ट लेस्टिमेट पर्पस। चलो ये क्या लिखा है, ये पढ़ने वाली चीज है, क्या है ये, चाइना की एक दीवार है, वॉल है ना, क्या होता है बताओ जरा, बात फैल जाती है, विस्पर की बात है, हम वॉल खड़ी कर रहे हैं, हम नहीं फैलने देना चाहते। अच्छा चाइना का वॉल का कंसेप्ट तो पता है ना, चाइना में एक वॉल बनी है इतनी लंबी, क्यों बनी है कि कोई भी भाई बाहरी इंसान ना आ पाए उनके देश में उस दीवार को। अब तो वो टूरिस्ट पर्पस के लिए यूज हो रही है, वो अलग बात है, लेकिन जब बनाई होगी तो किस पर्पस के लिए बनाई होगी, कि भैया अगर वॉर हो रही है तो कोई भैया क्रॉस कर कर उनके राज्य में ना आ पाए। तो सेम यहाँ पर भी है, इन्होंने कहा भैया यूपीएसआई इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन के आगे पीछे क्या बनाना है, एक चाइनीज वॉल बनानी है, ताकि ये इन्फॉर्मेशन यहीं रह जाए, है ना, फैल ना जाए ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कंट्रोल तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस ये हो रहा है, मेंटेन करके रखो, इंटरनल क्या बैरियर्स तैयार करो, ठीक है, टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द यूपीएसआई, इन्फॉर्मेशन लीक ना हो, उसके लिए आपको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट सिस्टम बनाने चाहिए। दैट वाज चाइनीज वॉल। कभी कभार चाइनीज वॉल में ऐसे ही छोटा सा कंसेप्ट पूछ लिया जाता है, पता रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, कवर्ड पर्सन अप्लाई टू डेजिग्नेटेड, डेजिग्नेटेड पर्सन में कौन कौन आ रहा था, जिस किसी के पास भी यूपीएसआई इन्फॉर्मेशन थी। अभी हमने पढ़ा था कि भैया 2 लेवल नीचे वाला भी सब, है ना, तो वो पूरी की पूरी, है ना, स्टेटमेंट किस पे अप्लाई होगा, डेजिग्नेटेड पर्सन हो गए, इमीडिएट रिलेटिव्स हो गए। अब ट्रेडिंग विंडो, कुछ समय के लिए जैसे विंडो ओपन रहती है, ठीक है, अब हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है तो अब हम ट्रेड कर रहे हैं, साफ बोला ट्रेड अलाउ ओनली थ्रू दी, ट्रेडिंग विंडो के थ्रू ही ट्रेडिंग होगी, इसके अलावा कहीं और नहीं होगी, लेकिन क्लोज कर दिया जाएगा ट्रेडिंग विंडो, क्लोज व्हेन द पर्सन मे हैव यूपीएसआई। याद है हमने पढ़ा था, अगर मेरे पास यूपीएसआई इन्फॉर्मेशन क्या मुझे ट्रेड करने दिया जाएगा, नहीं, मेरे लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज रहेगी। याद आ रहा है, हमने पढ़ा था एक, अभी हमने रेगुलेशन नंबर 5 पढ़ा था जिसमें ट्रेडिंग प्लान पढ़ा था, ट्रेडिंग प्लान में हमने प्लान किया, अब हमारा एग्जीक्यूट होने वाला था, पता चला एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में इन्फॉर्मेशन मिली, उस इन्फॉर्मेशन में बोला भैया यूपीएसआई नेचर की है, अब मेरा जो ट्रेडिंग प्लान है वो और पोस्टपोन होता जा रहा था। तो कुल मिला के यहाँ पे ये हो रहा है, क्लोज कर दिया जाएगा विंडो अगर आपके पास क्या है, यूपीएसआई है। रिस्ट्रिक्शन, नो ट्रेडिंग व्हेन द विंडो इज क्लोज, क्या बोला, ट्रेडिंग होगी नहीं, ट्रेडिंग होगी तो विंडो में गयो, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि व्हेन विंडो इज क्लोज तो ट्रेडिंग होगी कैसे, ऑब्वियस बात बोली, फिजिकल अलाउड नहीं है, जो होगा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में होगा। डन। ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन पीरियड, रिस्ट्रिक्ट करके रखा है हमने कुछ समय के लिए, ठीक है, फॉर द क्वार्टर एंड, जब भी क्वार्टर एंड होगा वहां से क्या बोल दिया 48 आवर्स, जब भी रिजल्ट आएगा 48 आवर्स, जरा से काउंट करो नंबर ऑफ डेज में, 2 दिन, ठीक है, लेकिन याद 48 आवर्स ही, मतलब 2 दिन तक के लिए उन्होंने अभी रोक कर रखा है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, दैट्स इट ट्रेडिंग की। नेक्स्ट 9 पॉइंट क्या बोलता है, सर्टेन एक्सेप्शन, जैसे कि क्या हो गया, राइट इशू, बाय बैक, ये तो पहले से डिसाइड था ना, कंपनी ने पहले प्री डिटरमाइन चीजें डिसाइड करके रखी हैं, ठीक है, तो अलाउ विद द कंडीशन, कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी है, इन्हें अलाउ कर दिया जाएगा। रीओपनिंग ऑफ द विंडो आफ्टर यूपीएसआई बिकम पब्लिक 48 आवर्स, कम से कम इन्होंने बोला पहले वेट करो, उसके बाद
आप क्या कर सकते हो, याद करो वही वाला फिर से रेगुलेशन नंबर 5, जब तक इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं हो जाती तब तक क्या नहीं करेंगे, आपके लिए हम विंडो क्लोज ही करके रखेंगे, हो जाएगी फिर आप ओपन करो। प्री क्लियरेंस रिक्वायर्ड फॉर दी लार्ज ट्रेड, जो बड़ी बड़ी ट्रेडिंग हो रही है उनको पहले क्लियरेंस की जरूरत होती है, पहले उसे अच्छे से चेक किया जाता है सारी चीजें सही है तभी उसकी ट्रेडिंग करने देंगे, अदरवाइज ट्रेडिंग नहीं करने देंगे। 12 और 13 साथ में डिक्लेरेशन, पर्सन मस्ट बी डिक्लेयर, खुद से बताना पड़ेगा मैं ट्रेड करने जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी यूपीएससी इन्फॉर्मेशन नहीं है। कंप्लाइंस ऑफिसर उसको चेक भी तो करेगा, बोला और मान लेंगे क्या, है ना, ऐसे तो दिन भर में तुम लोग कितनी बातें बोलते रहते हो कि 2 क्लास मत लगाना 1 क्लास लगाना, तो क्या मान लेंगे क्या। चलो एग्जीक्यूशन ऑफ टाइम, ट्रेड मस्ट बी डन कितने दिन के अंदर, जब भी अप्रूवल वहां से प्लीज 7 दिन के अंदर कर लो। कॉन्ट्रा ट्रेड, कॉन्ट्रा का मतलब समझते हो, ऑपोजिट। प्लान था, हमारा प्लान था, हाँ हाँ वो कॉन्ट्रा गेम में मत पहुंचो सर जी, है ना, आओ इधर ही रहो। ट्रेडिंग प्लान, ठीक है, हमारा ट्रेडिंग प्लान 120 डेज में चालू होने वाला था, डन। कुछ यूपीएसआई इन्फॉर्मेशन आई, अब मुझे लगा यार इस प्राइस में नहीं खरीदना, मुझे तो क्या करना है, चेंज करना है, मैं खरीदने वाली तो अब नहीं खरीदूंगी, अब तो बेचूंगी मैं, कॉन्ट्रा कर रही हूँ, ठीक ऑपोजिट कर रही हूँ। नो ऑपोजिट ट्रेड विद इन द 6 मंथ, जो आपने प्लान कर रखा है आप इसे कुछ भी चेंज नहीं करोगे, जो जैसा प्लान है वैसे ही रहेगा। प्रॉफिट गिवन टू, इफ इन केस कुछ भी ऐसी सिचुएशन होती है, आपको इस कारण से प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। इफ इन केस प्रॉफिट होता है तो ये सभी को दे देना। चलो विशेष बेटा, हाँ बेटा बंद करना है, ठीक है, चालू हो गया, अब तुम लोग थोड़ी देर में कोई और कुछ और कहेगा, है ना, चलो ये भी कर देते हैं। मेरे महान बच्चों आओ, हाँ हो जाता है कभी कभी, ठीक, मेंटेन प्रॉपर फॉर्म्स एंड रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट पेनल्टी क्या लिखा है, कंपनी कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शंस लेगी अगर कुछ भी गड़बड़ लगती है, रिपोर्टिंग इफ कुछ भी वायलेशन होगा तो सभी को इन्फॉर्म करो। 20 पॉइंट थे। डेजिग्नेटेड पर्सन कौन कौन आ रहा है, इमीडिएट रिलेटिव, फाइनेंशियल रिलेशनशिप जिसके साथ भी है, क्या लिखा है, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा डेजिग्नेटेड पर्सन को। डिस्क्लोजर, मैं डेजिग्नेटेड पर्सन, मैं अपने रिलेटिव्स के बारे में बताऊंगी, मेरे जिनके साथ जिन जिन से लोन ले रखा है, पैसे दे रखे, पैसे लेना देना होता है, फाइनेंशियल जिनके साथ रिलेशन, उन सब की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, प्लस उनके फोन नंबर्स भी देने पड़ेंगे, ठीक है। हो सकता है मीटिंग खत्म होते आप उन्हें कॉल करो, शेयर खरीद लेना, शेयर बेच देना, ऐसे बातें कर सकते हो आप, हमें फोन नंबर भी लिख कर दे दो उनका, ठीक है। ऑल्सो डिस्क्लोज, क्या, ओ माय गॉड ये भी बताना पड़ेगा, एजुकेशन, है ना, पास एम्प्लॉयड वन टाइम, ये सारी इंफॉर्मेशन देना है। मटेरियल फाइनेंशियल रिलेशनशिप जिनके साथ है प्लीज बताओ, मटेरियल्स इनका मतलब क्या, 25% या उससे ज्यादा, लोन गिफ्ट इन सब से इन्होंने बोला है। कुल मिलाकर हमें डेजिग्नेटेड पर्सन को अपने बारे में, अपने दोस्त यारों के बारे में सब बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो अवेयरनेस, कंपनी मस्ट ट्रैक, इसके लिए उन्होंने याद है डिजिटल डेटाबेस तैयार करवाया था, कौन शेयर कर रहा है, किसको कर रहा है, उसका पैन, उसका आईडी सब मेंटेन करके रखना। इन्फॉर्म देम अबाउट दी ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज। कुल मिलाकर ये 20 बातें क्या थी, एक कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट पूरा इन्होंने 20 पॉइंट में बता दिया। लेकिन मुझे बताओ कुछ भी ऐसा बहुत ठोस नहीं था, अगर पूछा जाता है तो प्लीज बच्चों, है ना, तो ये मैं मेहनत आपको लेकर कर लूंगी। 15th वाला हाँ, चलो समझो, ट्रेड प्लान मेरा क्या है, तय है, 10,000 शेयर्स खरीदूंगी, है ना, 100 रुपए के हिसाब से कर दूंगी, प्लान एकदम तैयार। इन्होंने कहा कि अब आप क्या नहीं करोगे, जो प्लान है वैसा ही करोगे, मार्केट में प्राइस ज्यादा होती है, मार्केट में प्राइस कम होती है, इससे कोई फर्क आपको पड़ता नहीं है, आपको ऑपोजिट ट्रेडिंग करना अलाउड नहीं है विद इन 6 मंथ। एक्चुअल में ये 6 महीने की कहानी याद करो, पहले 6 महीने होती थी जिसे उन्होंने 120 डेज कर दिया, ठीक है, तो वो इनका अभी 6 महीने लिखा है, बुक में भी अभी 6 महीने लिखा है तुम्हारे, ठीक है। तो ये किसकी बात करें, ट्रेड प्लान की बात करें, रेगुलेशन नंबर 5। तो रेगुलेशन नंबर 5 में जो लिखा था कि 120 डेज में आपका चालू हो जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भैया 120 डेज में जो भी आपका है उसमें कॉन्ट्रा ट्रेड मत करना, ठीक है, 120 करना है, क्योंकि देखो बुक ने 6 महीने लिखा है, बुक ने एक जगह करेक्ट कर लिया लेकिन दूसरी जगह करेक्ट करना भूल गया, ठीक है, 6 महीने नहीं, 6 महीने देखो दिख रहा है ना, पॉइंट नंबर 15 दिख रहा है, उसको 120 कर लो, ठीक है। चलो बड़े आगे, तो पूरे 20 पॉइंट
समझ में तो आ गए? अब दीदी याद तो नहीं हो सकते है ना, थोड़ा समय देना पड़ेगा याद करने के लिए, लेकिन समझ में आए हैं कि नहीं? और जनरल बातें कि सभी को इन्फॉर्म करो, ये मत करो, वो मत करो, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बाकी सब फिर भी बहुत लेंदी है। इंस्टीट्यूट के लिए भी बहुत मुश्किल है उनमें क्वेश्चन एक बार में पूछना ना, लेकिन इसमें ये तो आसान है। जैसे प्रिंसिपल शॉर्ट था वो पूछा जा सकता है, ये भी शॉर्ट है, इसे भी पूछा जा सकता है। हेडिंग बताओ, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द इनसाइडर ट्रेडिंग। नाम से कम, इनसाइडर ट्रेडिंग करने से रोकना है, उसके लिए क्या क्या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। कितनी बातें लिखी यहाँ पे उन्होंने? 6 बातें। कंपनी मस्ट क्रिएट क्या? स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ताकि भाई इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो। अब ये काम तो भैया उन्हीं को ही मिलेगा जो ऊपर अभी हमने कोड पढ़े थे, कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर, कोड ऑफ, दो थे ना, कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर। तो भैया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी सीईओ, एमडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तुमको ये सब क्या करना है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स बनाने हैं, ताकि यूपीएसआई इंफॉर्मेशन में गलत तरीके से ट्रेडिंग ना हो। की कंट्रोल्स क्या करना है? सबसे पहले, फिर से रिपीट बातें हो रही है, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि यूपीएसआई किस किस के पास है, कौन है वो डेजिग्नेटेड पर्सन। मेंटेन करो क्या? छुपा के रखना है, सिक्योर रखना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है। रिस्ट्रिक्ट करो शेयरिंग और एक्सेस, ऐसे किसी को नहीं दे देना है। कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ द पर्सन विद दी, ये रिकॉर्ड मेंटेन करके रखो किसको इन्फॉर्मेशन दे रही है। ये सब पढ़ चुके हैं ना बच्चों? रिपीटेटिव क्या लिखा है? एनडीए क्या? नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट है ना, कॉन्फिडेंशियल अग्रीमेंट भी बोल सकते हो। रेगुलर रिव्यू करते रहो। कुल मिला के जिनके पास इन्फॉर्मेशन है अग्रीमेंट करो, डिस्क्लोजर नहीं दोगे उसको ट्रेडिंग भी नहीं करने देना। चेक करेंगे, ऑडिट चेक, ऑडिट कमेटी रिव्यू करेगी साल में एक बार। लीक ना हो जाए आपका ये यूपीएसआई। कंपनी मस्ट हैव रिटर्न पॉलिसी, उनकी एक रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर इफ इन केस लीक होती है ना, कुछ भी इंफॉर्मेशन, तो हम उस सस्पेक्टेड जो वो लीक इन्फॉर्मेशन है उसे आइडेंटिफाई कर सके ना कि ये हो गई है। जैसे खबरें तुम लोग को भी लगती है ना, अरे यार क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, है ना। तो इफ इन केस लीक हो गया तो किसने किया, कैसे हुआ, सिस्टम्स इसलिए बने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैमरा लगाए, कैमरा लगाए है ना, दान पेटी मंदिर की यहाँ है ना, यहाँ कैमरा लगाए, मस्त देखोगे आप चोरी किस तरीके से। चोर को पकड़ नहीं पा रहे हैं ये बात अलग है, लेकिन चोरी कैसे हो रही है तो पता चल जाए ना, पकड़ लेंगे चोर को भी, है ना। चलो आ जाओ। तो यूपीएसआई इंफॉर्मेशन अगर लीक हो रही है तो उसकी पॉलिसी हमें पता होनी चाहिए, कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा। ठीक है, तो प्लीज वो पॉलिसी अप्रूव होनी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्लीज ध्यान देंगे इन सब में। ये इससे पहले भी सुना है, फिसल ब्लोअर मतलब कुछ भी अंदर कंपनी में किसी भी डायरेक्टर, किसी भी एम्प्लॉय को, है ना, क्या किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ये माइनॉरिटी के साथ बहुत गलत हो जाता है, मेजॉरिटी फायदा उठा लेते हैं। तो कंपनी ना ऐसी एक पॉलिसी बनाए जिसमें माइनॉरिटी को हमें बहुत फोकस करना है। माइनॉरिटी आके दबा रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉय कैन रिपोर्ट कि ये इन्फॉर्मेशन कैसे लीक हो रही है, फिर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, कंडक्ट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, इन्फॉर्म करो बोर्ड को, इंटरव्यू मस्ट कॉपरेट। देखो अगर मैं खुद ही जाकर बता रही हूँ, मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं बैठी है, ठीक है, मैं खुद जाकर बता रही हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं ही अगर इन्वॉल्व हूँ, ठीक है, मैं ही सब कुछ हूँ, तो मैं भैया डायरेक्ट सभी के पास जाऊँ। क्योंकि मैं अगर कंपनी को बता रही हूँ, कंपनी के विसिल ब्लोअर में कौन बैठता है? ऑडिट कमिटी, ये सब होते हैं। ठीक है, तो तुम चाहो तो डायरेक्ट चले जाओ, तुम चाहो तो घूम कर जाओ। ये घूम कर है, इन्होंने कहा ये पॉलिसी जब बनाओगे इस पॉलिसी में प्रॉपर एम्प्लॉय अपनी बातें रख सके कि उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उससे जबरदस्ती इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, उसे डरा धमका कर, ये सारी वो बातें कर सकता है। लेकिन हाँ, वो भी ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली जा सकते हो, लेकिन वहां छोटा प्यादा नहीं जा पाएगा, अक्सर ऐसा होता है, तो आप इनका सहारा ले सकते हो। वो डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट रूट है। ठीक है, गुड। चलो समझ में आया बच्चों? क्या समझा भी आपने? यहां जाके आपका पूरा वो जनरल पोर्शन खत्म होता है। अब आ जाओ, ये कुछ सुनी सुनी सी लग रही है ये 5G 15G। मैंने कहा था 2 सेक्शन नंबर यहां याद रखना। पहला वाला क्या था? 12A याद है? क्या था 12A?
कोई इंसाइडर इंसाइडर ट्रेडिंग में एंगेज नहीं होगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं करेगा, ट्रेड नहीं करेगा अगर यूपीएसआई इंफॉर्मेशन है, पढ़ा था। अदरवाइज लगेगी पेनल्टी, सेम वही घिसी पिटी बातें फिर से बोल दी। पेनल्टी याद आ रहा है, 10 लाख से 25 करोड़ या फिर 3 टाइम्स विच एवर इज हायर, रिपीट। चलो बड़े आगे बच्चों, मेरे महान बच्चों। यार ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है, ये सेबी एक्ट में हमने पढ़ा था। इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रावेन अटेम्प्ट टू कॉन्ट्रावेन, अबेट मतलब क्या, एनकरेज करना। अगर किसी ने कॉन्ट्रावेन किया या फिर कॉन्ट्रावेन करने का ट्राई कर रहा था, ट्राई करते वक्त ही फंस गया, है ना। अबेट किसी और को एनकरेज कर रहा था, ये पढ़ चुके हैं बच्चों। दिस एक्ट रूल्स रेगुलेशन, इफ पर्सन फेल टू पे, पहले ये, ही शेल बी पनिशेबल, कुछ याद है, इम्प्रिजमेंट कितनी हो सकती है, 10 साल की हो सकती है, फाइन 25 करोड़ का हो सकता है, बोथ। चैप्टर 3 में शायद पढ़ा है हमने, 4 में भी, ये तो रिपीटेटिव है। फिर हमने यहाँ पे ये पढ़ा, इफ पर्सन फेल टू पे, ये ऊपर ये हमने पेनल्टी लगाया, आपने ये पेनल्टी नहीं दी तो भैया फंस जाओगे तुम। सेम बात है, लेकिन बस क्या लिखा है, जेल कम से कम 1 महीने और मैक्सिमम 10 साल, और फाइन वही 25 या फिर बोथ। सेम रिपीट पढ़ चुके हैं। ये भी हम खुश नहीं हैं भाई, किससे खुश नहीं है, सेबी के ऑर्डर से खुश नहीं है, तो भैया सेट के पास जाने का, अपील करो सेट को, कितने दिन के अंदर, 45 डेज। इन्होंने को बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि सेबी चैप्टर में हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ मैंने बाजू में कुछ लिख दिया, पहले ये देख लो क्या लिखा है, ठीक है। अब आ जाओ, क्या लिखा है ये, रोल, किसके रोल, सीएस के एज अ कंप्लाइंस ऑफिसर। जो भी चैप्टर में अभी तक पढ़ाया है, बता रही हूँ, जो भी चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ाया वो सब फिर से इन्होंने समरी फॉर्म में रिपीट कर दिया। मैंने आपको क्यों पढ़ाया कि भैया एज अ सीएस तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, और ये अब क्या बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं कि सीएस तुमने ये पढ़ा था ना, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, सारे डिस्क्लोजर में तुम्हें हेल्प करना है, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ, कंप्लाइंस ऑफिसर लिखा है सीएस, कंप्लाइंस ऑफिसर की डेफिनेशन, एनी सीनियर ऑफिसर जिसको फाइनेंशियल लिटरेसी और कंप्लाइंसेस दोनों का नॉलेज हो। तो इन्होंने कहा कि भाई हम कंप्लाइंस ऑफिसर किसी बात करें, सीएस वाले कंप्लाइंस हो, तो सीएस बन सकता है ना, सीएस भी बन सकता है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कोई और भी बन सकता है, ओनली सीएस है क्या, नहीं। तो चलो, आप अपॉइंट हो गए हो कंप्लाइंस ऑफिसर, ठीक है, सीएस हो आप, आपको क्या क्या काम करना है, क्या करना है, इतनी जनरल बात बोल दी उन्होंने। इनसाइडर ट्रेडिंग देख लेना, क्या बोला, काम है आपका कोड ऑफ एयर डिस्क्लोजर, इतनी डिटेल में पढ़ा तुम लोगों ने। फिर क्या लिखा है, कोड ऑफ कंडक्ट। फिर क्या बोला, इनिशियल, अभी कुछ पढ़ा है मैंने, 7 दिन, ठीक है। फिर कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर बताया मैंने आपको, तुरंत 2 दिन के अंदर। फिर क्या बोला, डेजिग्नेटेड पर्सन प्री क्लियर कर लेना ट्रेड को, ठीक है। इंश्योर करो नो ट्रेडिंग, 20 डे क्लोजर हो रहा है, सेकेंड डे आफ्टर डिस्क्लोजर, जब तक आपका डिस्क्लोजर ना हो जाए। कुल मिलाकर यहाँ पे आपने जो कुछ ऊपर पढ़ा पूरी लाइन से बताना चालू कर दिया है। ये सब भी तो पढ़ा आपने, ये सब इंश्योर करो, कॉन्फिडेंशियल ट्रेडिंग विंडो इंश्योर करो, क्लोज हो जाए टाइम पर। तो ये सब मैं नहीं पढ़ाने वाली, और सिंपल तरीके से आपको लिखा भी हुआ है, इसलिए आप पूरा रीड करो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन जो चैप्टर में पढ़ा ना उसी को उन्होंने बस पॉइंट वाइज बता दिया, ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं जो तुमने पढ़ा नहीं है। नेक्स्ट फिर क्या लिखा है, चेकलिस्ट दे रहे, चेकलिस्ट क्या है, चेकलिस्ट काम की लिस्ट, ये चेक कर ले, ये चेक कर ले, ये चेक कर ले, चेक कर ले, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पूरे तुम्हारे स्टूडेंट्स के नाम लिखे और इनकी कॉपी देखी, हाँ इस बच्चे की कॉपी चेक कर ले, इसकी चेक कर ले, इसका ये देख लिया, उसका ये देख लिया, तो ये चेकलिस्ट है। तो ऐसे ही जब आप सीएस बनते हो, काम करते हो, तो आपके पास काम की लिस्ट होती है कि हमने इस कंपनी की ये सारी चीजें चेक कर ली ताकि कुछ चीजें मिस ना हो जाए। तो इन्होंने कहा चेकलिस्ट किसकी, केएनपी की और अदर एम्प्लॉयज, इस अदर एम्प्लॉयज में सीएस भी है, ठीक है। चेकलिस्ट किसकी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। चेकलिस्ट किसकी, प्रैक्टिसिंग सीएस की बात हो रही, मतलब ऑडिट करने आया है, एडवोकेट, ऑडिटर, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल। अब इन्होंने बोला चेकलिस्ट किसकी, कंप्लाइंस ऑफिसर। ऊपर जो 27 पॉइंट्स पड़े फिर से आ गए ना, चेक कर लेना पॉलिसी प्रोसीजर, मेंटेन करना रिकॉर्ड्स, मॉनिटर करना यूपीएसआई, एडवाइस करो भैया बोर्ड, मिनिमम स्टैंडर्ड फॉलो कर लेना, कोड ऑफ कंडक्ट जो भी शेड्यूल बी देख कर आए हम। फिर से पूरी चेकलिस्ट, ये कुछ भी नहीं पढ़ाने वाली क्योंकि फिर से रिपीट है।
क्या ये बात समझ में आए? और इसका कुछ शॉर्ट भी नहीं है। क्यों शॉर्ट नहीं है? क्योंकि ये ऑलरेडी शॉर्ट है। इसका क्या दूं? इसमें क्या है? ये लिख दूं क्या? मिनिमम स्टैंडर्ड? तो फिर तो वो समझ में भी नहीं आएगा तुम लोगों को, ठीक है। लेकिन हाँ, रीड करके सब तुम्हें समझ में आ जाएगा। इंटीमेट करो स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। चेकलिस्ट केएमपी की, चेकलिस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, डन। चलो, अब यहाँ एक केस दे रखा है, दे रखा है केस बच्चों, इसे हाईलाइट करो अच्छे से। इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है। हम क्या बोल रहे हैं? ट्रेडिंग, ठीक है। इनसाइडर इंफॉर्मेशन शेयर हुई है, उस बेसिस में आपने ट्रेड किया है। तो इन्होंने बोला इनसाइडर ट्रेडिंग कैन नॉट बी प्रेज्यूम, क्या लिखा है? हमने कहा यार लगभग हुआ है, कुछ तो हुआ है। यार ये लगभग क्या है? कानून पढ़ रहे हो, लॉ पढ़ रहे हो, सबूत तो चाहिए। बिना सबूत के आप बोल सकते हो इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है? नहीं। तो साफ बोला इनसाइडर ट्रेडिंग कैन नॉट बी प्रेज्यूम, अप्रोक्सीमेटली नहीं बोल सकते आप। दो पार्टीज के बीच में इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है, इसके लिए हमें चाहिए सबूत, इसके लिए हमें चाहिए सबूत। तो सीधा आएंगे नीचे, एविडेंस टू प्रूव द कम्युनिकेशन, क्या लिखा है? कोजेंट मतलब क्लियर मटेरियल। हमें साफ सबूत चाहिए कि इंफॉर्मेशन इधर से उधर भी है, या तो कोई लेटर चाहिए, कोई ईमेल चाहिए, कोई विटनेसेस चाहिए, एक्सेट्रा। सेड कम्युनिकेशन ऑफ द यूपीएसआई कुड बी प्रूफ। कुल मिलाकर, है ना, पुलिस भी ऐसे नहीं बोलेगी नहीं नहीं हमें शक है इस पे, अरे सबूत भी ढूंढती है पुलिस भी, है ना। शक के बेसिस में क्या आपको अंदर कर देगी? क्या नहीं, ठीक है। तो साफ यहाँ पे बोला इनसाइडर ट्रेडिंग अगर हुआ है तो कम से कम आपके पास सबूत तो होने चाहिए। बिना सबूत के आप किसी को भी अंदर नहीं करेंगे। तो इस केस का बस यही था, सबूत नहीं थे, बस हमें डाउट है ऐसा हुआ होगा, ऐसे आप नहीं किसी पे एलिगेशंस लगा सकते। दैट्स इट। क्लैरिटी है? यहाँ आपका चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। आपको प्रिंट फॉर्म अभी तो नहीं मिल पाएगा, है ना, कल देती हूँ, संडे है, मंडे ट्यूसडे देते, जब हमारे भैया कर दे, ट्राई करेंगे मंडे तक मिल जाए। डन।